नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र। और जब हम राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। और राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य जहां 3 प्रकार का अपवाह तंत्र। सामान्यतः जितने भी राज्य हैं राजस्थान को छोड़ के 2 प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है, यानी कि या तो नदियां अरब सागर में घिरती हैं या अपना जल बंगाल की खाड़ी में। लेकिन राजस्थान भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर अरब सागरीय नदी तंत्र भी है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र भी है और इसके साथ साथ आंतरिक प्रवाह तंत्र भी है। और राजस्थान में जो 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है उनमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वह है अरब सागर आंतरिक प्रवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी और सबसे छोटा है अरब सागरीय नदी तंत्र। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र किसे कहते हैं कि वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। और जब हम बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें चंबल नदी तंत्र के रूप में मिलता है कि चंबल नदी अपना जल यमुना में ले जाती है, यमुना से वह जो है अपना जल गंगा और गंगा से वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो सामान्यतः जब हम राजस्थान में बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र या बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की बात करते हैं तो चंबल नदी तंत्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम राजस्थान में बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के रूप में नदियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम चंबल नदी के साथ साथ बाणगंगा और गंभीर नदी का भी हम अध्ययन करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित नदियां राजस्थान में कौन सी हैं और उनको लेके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में हम बात करेंगे बाणगंगा नदी की। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित नदियों की। राजस्थान का अपवाह तंत्र, इसमें बात करेंगे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित नदियां कौन सी। और जब हम राजस्थान में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से नदियों संबंधित नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाणगंगा नदी। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर बाणगंगा नदी को तो हम आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं और सामान्यतः पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है कि बाणगंगा नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत है और यह सही भी है। लेकिन पहले बाणगंगा नदी का जल सीधे यमुना में जाता था, यमुना से गंगा के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाता था। लेकिन वर्तमान में यहां भरतपुर के पास यानी कि भरतपुर में मैदानी क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे वर्तमान में हम आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन सामान्यतः यह बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत ही आती है, लेकिन इसे वर्तमान में हमें आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत भी पूछा जाता। अब कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले
जब भी हम किसी भी नदी के बारे में अध्ययन करते हैं, यदि हम बाणगंगा नदी की बात करें तो सबसे पहले तो हमें इसके अन्य नाम विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो अन्य नामों में जब हम बात करते हैं तो इसे जो है एक तो कहा जाता है अर्जुन की गंगा, कई बार प्रश्न आया है कि अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, तो बाण गंगा को कहते हैं। दूसरा, इसे रुंडित सरिता भी कहा जाता है, रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। और कई जगह इसके नाम को लेके प्रश्न आता है कि इसे ताला नदी भी कहते हैं। तो जब बाणगंगा नदी के अन्य नामों को लेके प्रश्न आते हैं तो अर्जुन की गंगा, और अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं, इसका कारण है कि जब महाभारत काल में, जब महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक चला था, उस युद्ध के दौरान जब अर्जुन के घोड़ों को प्यास लगती है तो कहा जाता है कि अर्जुन ने एक तीर चलाकर गंगा को धरातल पर लाए थे, और बाण के द्वारा, तीर के द्वारा लाई गई, इसीलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। और अर्जुन के तीर के कारण आई थी, इसीलिए इसे अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं। यह हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है। अब रुंडित सरिता क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी जो सबसे बड़ा कारण है वह है कि पहले इसका जल यमुना में जाता था, लेकिन वर्तमान में यह जो नदी है यह भरतपुर के मैदानी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, रूठ जाती है, इसीलिए इसे रुंडित नदी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वह बाणगंगा नदी का नाम अर्जुन की गंगा या रुंडित सरिता के रूप में पूछा जाता है। और ये कई बार आया है कि निम्नलिखित में से किसे रुंडित सरिता कहा जाता है। अब इसके बाद आता है कि यह कहां से निकलती है, उद्गम स्थल। और जब हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो है वह है बैराठ की पहाड़ियां। बैराठ की पहाड़ियां जो कि कहां पर है, कोटपुतली जयपुर के अंतर्गत है, यानी कि उद्गम स्थल। उद्गम स्थल है इसका बैराठ की पहाड़ियां। कोटपुतली बहरोड, यानी कि कोटपुतली बहरोड से यह निकलती। उसके बाद आता है इसका प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र जो है यह कौन सा होगा, यह कोटपुतली बहरोड। उसके बाद आती है यह जयपुर, जयपुर से यह दौसा, और दौसा से यह कहां आती है, यानी कि राजस्थान के यहां 4 डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र है कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा, यहां इसका प्रवास। इसके बाद आता है इसका समाप्ति स्थल। जब समाप्ति स्थल की बात करते हैं तो इसका समाप्ति स्थल है
यमुना नदी आगरा उत्तर प्रदेश, यह जो है इसका समाप्ति स्थल है, यानी कि यह यमुना नदी में, लेकिन अब यह यमुना नदी में नहीं जाती है, अब भरतपुर के पास मैदानी भागों में ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब इसके बाद आता है इसकी कुल लंबाई। जब हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है। लेकिन जब हम राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान में लंबाई लगभग 240 किलोमीटर। तो इस तरह से हमें बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका समाप्ति स्थल, कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई, यह हमें विशेष रूप से बाणगंगा नदी की सामान्य जानकारी के अंतर्गत पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है बाणगंगा नदी की क्या विशेषताएं हैं और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, इस पर कौन सी परियोजना बनी हुई। तो अब बात करते हैं विशेषताओं की। बाणगंगा नदी की विशेषता, कि बाणगंगा नदी की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता है कि बाणगंगा नदी भरतपुर के मैदानी क्षेत्रों में जाकर विलुप्त हो जाती है। इस कारण रुंडित नदी कहा, यानी कि सबसे पहली जो विशेषता है कि इसे रुंडित नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि भरतपुर के मैदानी भागों में जाकर यह विलुप्त है। और इसीलिए वर्ष 2012 से यहां ध्यान रखना कि वर्ष 2012 से बाणगंगा नदी को आंतरिक प्रवाह तंत्र में शामिल किया जाता, क्योंकि पहले तो इसका पानी यमुना में जाता था, इसीलिए इसे हम बंगाल की खाड़ी में पढ़ते थे। लेकिन वर्तमान में यह भरतपुर के मैदानी क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है, इसीलिए वर्ष 2012 के बाद इसे हम आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों में शामिल करते हैं। यह विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा पॉइंट
कि बाणगंगा जो नदी है, इस नदी के किनारे एक सभ्यता की खोज हुई जिसे हम बैराट सभ्यता के नाम से जानते हैं। बाणगंगा नदी के किनारे कोटपुतली बहारोड में, कहां पे? कोटपुतली बहारोड में लोहा युगीन सभ्यता बैराट की यहां भी ध्यान रखना है कि बैराट सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे हुई। इसके बाद आता है इस पर परियोजना। तो देखिए यहां ध्यान रखना कि बाणगंगा नदी, बाणगंगा तथा गंभीर नदी पर भरतपुर में अजान बांध बनाया गया है, जिससे केवलादेव घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति क्या होती है? जल आपूर्ति होती है। तो यह भी कई बार प्रश्न आता है कि केवलादेव घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति किससे होती है? तो अजान बांध से होती है। और अजान बांध कहां पर है? भरतपुर में बाणगंगा और गंभीर नदी पर है। देखिए इस प्रकार से यहां जो बाणगंगा नदी है, इस नदी के किनारे यहां पर तो क्या है? बैराट सभ्यता की खोज की गई है। और यहां जो है, यहां है गंभीर नदी। और इस गंभीर नदी और बाणगंगा नदी पर भरतपुर में बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? अजान बांध। और यह भी हमें एग्जाम में विशेष रूप से पूछा जाता है कि केवलादेव घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति किससे होती है? तो इसी अजान बांध से होती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमें पूछा जाता है कि हम कह रहे हैं कि बाणगंगा और गंभीर नदी पर भरतपुर में अजान बांध है, लेकिन प्रश्न हमें कई बार आता है कि बाणगंगा नदी से किन बांध को जल आपूर्ति होती है? तो अब समझना यहां से बाणगंगा नदी से रामगढ़ बांध जयपुर, माधो सागर बांध दौसा और अजान बांध भरतपुर को
जल आपूर्ति। तो यहां भी ध्यान रखना कि इस बांध से यानी इस नदी से किन किन बांध को जल आपूर्ति होती है, तो 3 बांध को। अब ध्यान रखना बाणगंगा नदी पर बांध एक ही है, लेकिन बाणगंगा नदी का जो जल है वह जमुआ रामगढ़ यानी रामगढ़ बांध को भी पहुंचाया जाता है और माधो सागर बांध को भी पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से देखिए कि यह जो नदी है, इस नदी के जल को, यहां पर एक बांध है, इस बांध को कहा जाता है रामगढ़ बांध, इसमें भी पहुंचाया जाता है। और दौसा में एक बांध है जिसे कहा जाता है माधो सागर बांध, जो दौसा में है, और रामगढ़ बांध जो कि कहां पर है, जयपुर में। इन बांध को जलापूर्ति भी किससे होती है, बाणगंगा नदी से होती है। तो इस प्रकार से हमें एक तो बाणगंगा नदी को लेके जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं, इसकी क्या विशेषता है और इस पे कौन कौन सी परियोजना है, किस सभ्यता की खोज की गई है। इसके बाद आता है इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। तो अब देखिए बाणगंगा नदी की सहायक नदियां, बाणगंगा नदी की बाणगंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। और जब हम बाणगंगा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य मुख्य नदियां जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है, उसमें एक तो नदी है सूरी नदी, एक तो सूरी नदी है, दूसरी सावन नदी है, तीसरी पलासन नदी है। इसी प्रकार घुमटी नाला है, सरसा है और अरवारी या अखारी, अखारी या इसे अरवारी नदी भी लिखा जाता है, सरसा नदी। तो यहां सभी जो है बाणगंगा नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। सूरी है, सावन है, पलासन है, अखारी या अरवारी है, घुमटी नाला है या सरसा है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि बाणगंगा की जो सहायक नदी है अरवारी या अखारी नदी, इसे तरुण भारत संघ के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। यह नोट करके लिखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अरवारी नदी या इसे ही अखारी नदी के रूप में जानते हैं। नदी को तरुण भारत संघ द्वारा पुनर्जीवित तो यहां भी ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अरवारी या अखारी नदी को किसके प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया है, तो तरुण भारत संघ के प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान के अपवा तंत्र में बंगाल की खाड़ी तंत्र के अंतर्गत बाणगंगा नदी का अध्ययन करते हैं, जिसे वर्ष 2012 के बाद हम आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी के रूप में पढ़ते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, यदि हमें ऑप्शन में पूछा जाता है कि बाणगंगा नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत पूछा जाए तो हम आंतरिक प्रवाह तंत्र
और यदि बंगाल की खाड़ी में पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी। अब हमें प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है, अपने रटे रटाए कथनों से नहीं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी में शामिल नहीं है, और 3 नदियां आंतरिक प्रवाह की और चौथी बाणगंगा है, तो उसमें हम बाणगंगा को आंतरिक प्रवाह में शामिल नहीं करेंगे। और यदि प्रश्न आता है निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह में शामिल नहीं है और 2 नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र की हैं, एक बाणगंगा है और एक कोई अन्य नदी है जो आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है, तो उस समय हम बाणगंगा को आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी में शामिल करके आंसर देंगे। तो यह ध्यान रखना, प्रश्न का उत्तर अपने रटे रटाए कथनों से नहीं देना है। प्रश्न का उत्तर जो प्रश्न में पूछा गया है उनके ऑप्शन के आधार पर दे रखा है कि यदि 4 में से 3 नदियां आंतरिक प्रवाह की है और चौथी बाणगंगा है तो हम आंतरिक प्रवाह में शामिल नहीं करेंगे। और यदि 4 में से 2 नदियां आंतरिक प्रवाह की है, एक बाणगंगा है और एक कोई अन्य नदी है, तो हम बाणगंगा को आंतरिक प्रवाह में शामिल करके उत्तर देंगे। तो इस तरह से हमें एग्जाम को जब दें, एग्जाम में जब प्रश्न को अटेंड करें तो पहले पूरे प्रश्न और ऑप्शन को समझकर प्रश्न का सही उत्तर दें। तो इस प्रकार से हमें बाणगंगा नदी के बारे में पूछा था। लेकिन बाणगंगा नदी के साथ साथ हमें कई बार बैराट सभ्यता का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अब बैराट सभ्यता को लेके क्या प्रश्न बनते हैं जो हमें विशेष रूप से बाणगंगा नदी से जोड़कर भी पूछे जा सकते हैं। अब बैराट सभ्यता को लेके क्या प्रश्न बनेंगे, हम उन पर बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। अब बैराट सभ्यता, अब इसको भी हमें कई बार नदी से जोड़कर पूछा जाता है। अब नदी से जोड़कर कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बैराट सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई। तो आप समझना यहां से 1936 में, कब 1936 में राय बहादुर किसने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कोटपुतली बहरोड में बाणगंगा नदी के किनारे बीजक की पहाड़ी पर लोहा युगीन सभ्यता के स्थल बैराट की, यहां ध्यान रखना, बैराट सभ्यता की खोज 1936 में राय बहादुर साहनी ने बीजक की पहाड़ी पर की। लेकिन जब उत्खनन की बात आती है तो 1962 में नील रत्न बनर्जी
कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित और ए घोष ने बैराट सभ्यता का उत्खनन किया। यह ध्यान रखना कि इसकी खोज तो दयाराम साहनी ने की थी स्वतंत्रता से पहले 1936 में, लेकिन उत्खनन स्वतंत्रता के बाद में 1962 में नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित और ए घोष ने किया। अब बैराट सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वह 3 पहाड़ियों पर मिले हैं। अब समझना यहां से बाणगंगा नदी के किनारे बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भीमजी की डूंगरी से बैराट सभ्यता से पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक के साक्ष्य मिले। तो यह ध्यान रखना कि बैराट जो स्थल है उसकी जब उत्खनन किया गया तो 3 पहाड़ियों का उत्खनन किया, वहां से बैराट सभ्यता के साक्ष्य मिले जो कि पाषाण काल से लेके मुगल काल तक के क्या थे, साक्ष्य थे। अब यहां से किस किस के साक्ष्य मिले हैं तो देखिए, बैराट सभ्यता से महाभारत काल के साक्ष्य, मौर्य काल के साक्ष्य, अशोक के भाब्रो शिलालेख, शंखलिपि तथा लोहायुगीन सभ्यता के साक्ष्य, यहां से महाभारत काल के साक्ष्य मिले और कहा जाता है कि यह पहले मत्स्य जन की
राजधानी हुआ करता था जिसे विराट नगर के नाम से जानते हैं। साथ ही यहां से मौर्य काल के साथ मौर्य वंश के शासक, और मौर्य वंश में भी किसके, सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख के साक्ष्य मिले। और कई बार प्रश्न आता है कि भाब्रू शिलालेख की खोज कब और किसने की, तो अब समझना 1837 में किसने, कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी से सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की। साथ ही 1871-72 में कार्लाइन ने भीमजी की डूंगरी से अशोक के दूसरे लघु शिलालेख की भी खोज की थी। लेकिन हमें विशेष रूप से एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भाब्रू शिलालेख की खोज कब, किसने, कहां और किस नदी के किनारे की, और वह किससे संबंधित था। और इसीलिए यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यह जो था, इस बैराट को प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर कहा जाता था। भगवती सूत्र, जिसे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बैराट को मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर कहा जाता था। और यह भी कई बार प्रश्न आता है, बैराट का प्राचीन नाम क्या था, विराट नगर, जो कि मत्स्य जनपद की क्या थी, राजधानी। और बैराट सभ्यता को एक उपनाम दिया गया था, प्राचीन युग की चित्रशाला। बैराट सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर क्या कहा गया, प्राचीन युग की चित्रशाला, प्राचीन युग की चित्रशाला नाम उपनाम दिया गया। तो यहां भी विशेष रूप से ध्यान रखना, यह प्रश्न भी आता है कि प्राचीन युग की चित्रशाला उपनाम से किसे जाना जाता है या फिर क्यों जाना जाता है। तो इसलिए जब हम बाणगंगा नदी पढ़ें तो बाणगंगा नदी के साथ साथ हम बैराट सभ्यता के बारे में भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि बैराट सभ्यता की खोज किसने की, इसका उत्खनन किसने किया, कब किया, और यहां से किसके साक्ष्य मिले, और साथ ही साथ यहां से जो साक्ष्य मिले उनमें साक्ष्य क्या थे, और विशेष रूप से भाब्रू शिलालेख इसकी खोज किसने की,
कब की, कहां की, और भाब्रू शिलालेख किस शासक से संबंधित था और इसे किस अन्य नाम से जानते हैं, और प्राचीन काल में बैराट को क्या कहा जाता था। तो जो बैराट सभ्यता को लेके बाणगंगा नदी के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, और इसी के साथ बाणगंगा जो नदी है वह पूरी होती। इसके साथ ही बाणगंगा नदी के साथ साथ एक और नदी है, क्योंकि जब हम बाणगंगा नदी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि बाणगंगा और गंभीर नदी पर भरतपुर में अजान बांध बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं गंभीर नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। तो बात करते हैं गंभीर नदी। गंभीर नदी को लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। गंभीर नदी, सबसे पहले तो इसका अन्य नाम क्या है, इसे ऊंटगन नदी कहते हैं। ऊंटगन नदी, और कहां कहा जाता है तो यह ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। गंभीर नदी को उत्तर प्रदेश में ऊंटगन नदी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, ऊंटगन नदी कहते हैं। पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान हो। इसके बाद आता है इसका उद्गम स्थल। कि यह नदी कहां बहती है, कहां से निकलती है, तो यह करौली में पहाड़ियां हैं जिसे सपोटरा की पहाड़ियां कहते हैं। सपोटरा की पहाड़ियां करौली से यहां निकलती, और इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र कि यह कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है। जब हम प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां राजस्थान में करौली, भरतपुर और धौलपुर, इन 3 जिलों में यहां बहती। और इसके बाद आता है इसका समाप्ति स्थल। जब हम इसके समाप्ति स्थल की बात करते हैं तो यह यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में जाके यह किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। एक रोहिली गांव है फतेहाबाद में। हालांकि हमें डायरेक्ट इसके उपनाम को लेकर विशेष रूप से प्रश्न पूछा है। अब इसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है इसकी विशेषता। अब विशेषताओं की जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ध्यान रखना कि करौली में जो महावीर जी का मंदिर है और भरतपुर में जो खानवा का मैदान है वह इसी गंभीर नदी के किनारे स्थित है। श्री महावीर जी का मंदिर
करौली तथा खानवा का मैदान भरतपुर, गंभीर नदी के पहली विशेषता है कि इसके किनारे क्या स्थित है। एक तो श्री महावीर जी का मंदिर करौली और एक खानवा का मैदान जहां खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अब इसके बाद एक और पॉइंट कि इस नदी के पानी को रोककर, अब समझना यहां से, भरतपुर में गंभीर नदी तथा बाणगंगा नदी पर अजान बांध बनाया गया है, जिससे केवलादेव घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति होती है। अब यहां जो ध्यान रखना है कि गंभीर नदी यह बाणगंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, केवल बाणगंगा और गंभीर नदी के पानी को भरतपुर में रोककर अजान बांध बनाया गया। तो इस प्रकार से गंभीर नदी कहां से निकलती है, कहां बहती है, कहां समाप्त होती है, इसकी क्या विशेषता है और इस पर कौन सा बांध है। लेकिन अधिकांश प्रश्न जब गंभीर नदी को लेके पूछे जाते हैं तो इसकी सहायक नदियों को लेके प्रश्न बनते हैं। तो अब बात करते हैं गंभीर नदी की सहायक नदियां। गंभीर नदी की सहायक नदियां, और गंभीर नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें जो मुख्य 5 नदियां हैं, कितनी हैं? 5। कौन कौन सी हैं? एक तो है भद्रावती, भद्रावती नदी है, माची नदी है, अटा नदी है, भैंसावट नदी है और बरखेड़ा नदी। यानी कि गंभीर की 5 प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां, भद्रावती, माची, अटा, भैंसावट और बरखेड़ा। अब यहां समझने की जरूरत है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि करौली में गंभीर नदी की 5 सहायक नदियों पर पांचना बांध
यहां ध्यान रखना कि करौली में जो गंभीर नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं 5, इन पांचों नदियों पर एक बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है पांचना बांध, जो कि मिट्टी से निर्मित, अमेरिका के सहयोग से मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध अमेरिका के सहयोग से मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध। वैसे सबसे लंबा बांध माही बजा सागर बांध है, सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है, सबसे बड़ा कंक्रीट से निर्मित बिशलपुर बांध है। लेकिन जब हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है, जो गंभीर की 5 सहायक नदियां भद्रावती, माची, अटा, भैंसावट और बरखेड़ा नदियों पर करौली में बनाया गया है, जो अमेरिका के सहयोग से निर्मित राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। और इस प्रकार से जब हम राजस्थान की नदियों का अध्ययन करते हैं, राजस्थान के अपातंत्र में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत जब हम नदियां पढ़ते हैं तो उसमें हम बाणगंगा और गंभीर नदी का भी अध्ययन करते हैं। और बाणगंगा और गंभीर नदी को लेकर जो विशेष रूप से प्रश्न आते हैं वह विशेषताओं से या फिर उन पर जो बने बांध हैं या उनकी जो सहायक नदियां हैं उसको लेकर विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के अपातंत्र में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत बाणगंगा और गंभीर नदी का अध्ययन किया। आगे जो अन्य नदियां हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।